मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैक्सवेल ने जो नियम दिया था वो क्या है, तो मैक्सवेल ने कहा कि जो गैस के अणु हैं, क्या है, जो गैस के अणु होते हैं वो शून्य से लेकर काफी अधिक परास, से शून्य से लेकर काफी अधिक परास में वितरित होते हैं। तो मैक्सवेल ने नियम क्या दिया, आणविक वेगों का वितरण नियम। तो स्टेटमेंट क्या हो गया कि गैस के जो अणु हैं वे शून्य से लेकर काफी अधिक परास में वितरित रहते हैं, है ना। यानी कि जो गैस अणुओं का वेग है उसको कह सकते हैं 0 से एक काफी अधिक रेंज होती है उसमें वितरित रहते हैं। तो इसको कहा मैक्सवेल ने। तो ये जो मैक्सवेल ने नियम किया इसके आधार पे और प्रायिकता सिद्धांत, इसका प्रायिकता, तो मैक्सवेल ने दो सिद्धांतों का यूज लिया, एक तो प्रायिकता सिद्धांत, प्रायिकता सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने प्रायिकता सिद्धांत की हेल्प ली और दूसरा जो बोल्ट्जमान था, जो कि गैसों के अणुओं के मध्य जो होने वाली टक्कर है उस समय जो गतिज ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है उसके बारे में बताता है मैक्सवेल का सिद्धांत, सॉरी उसका बोल्ट्जमान का सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने प्रायिकता सिद्धांत और बोल्ट्जमान का जो सिद्धांत था जो कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के पुनर्वितरण को बताता है, दोनों की मदद से एक व्यंजक व्युत्पन्न किया, एक व्यंजक दिया जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो व्यंजक का था वो देखते हैं हम। व्यंजक का dN/n इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 m/2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू e की पावर -mc²/2RT इंटू c²/dc। ये एक व्यंजक दिया मैक्सवेल ने। प्रायिकता सिद्धांत और बोल्ट्जमान का जो सिद्धांत था उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है उसने एक रूप में और कन्वर्ट किया, ये जो dc है इसको हम dn के अपॉन में ले आए तो इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर में दे देते हैं, यानी इसका जो है प्रायिकता के रूप में मैं यहां पर लिखता हूं P = 1/n, ये जो dn/n है इसको हम अलग कर दिया 1/n into dn/dc। ये जो dc है यहाँ पे जो कि एक में सूक्ष्म परिवर्तन को दिखाती है उसको dn के अपॉन में ले आए और इनको 1/n into dn/dc को हम कह रहे हैं प्रायिकता। P का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रायिकता, ठीक है। इज इक्वल टू ये समीकरण हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू e की पावर -mc²/2 RT इंटू c²। dc का आ गया, dc का आ गया यहाँ पे। तो अब हमारे पास प्रायिकता के रूप में ये व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। और ये जो व्यंजक है ये वितरण वक्र बनाने में यूज किया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी p और मॉलिक्यूलर जो वेलोसिटी है c, अणुओं का जो वेग है c, उनके मध्य वितरण वक्र बनाए जाते हैं। तो ये दो व्यंजक हो गए, ये व्यंजक है और इसी का दूसरा रूप प्रायिकता के रूप में 1/n को अलग कर दिया और dc को dn के अपॉन में ले आए जिसको हम कह रहे हैं प्रायिकता p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइड में हम देख लेते हैं क्या क्या आया है इसके अंदर। तो देखो यहाँ लिख देंगे जहां देखो dn/n इज इक्वल टू, देखो dn/n क्या हो गया यहाँ पे, उन अणुओं की भिन्न है जिनका वेग c तथा c प्लस dc के मध्य, यानी मैं यहां लिख देता हूं उन
अणुओं का वेग, उन अणुओं का वेग है या उन अणुओं की संख्या, वेग नहीं, उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग कहां पे होता है, C तथा C प्लस BC के मध्य होता है। dn अपॉन n क्या हो गया इस समीकरण में, उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग C तथा C प्लस BC के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, BC के मध्य होता है। ठीक है, ये हो गया dn अपॉन n। 4 पाई m यहां पर हो गया मोलर मास, m इज इक्वल टू आणविक द्रव्यमान, क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान। उसके बाद यहां पर क्या है, T परमताप, R आपका गैस कांस्टेंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं T इज इक्वल टू परमताप। उसके बाद आगे चले, ये आपका प्राकृतिक लॉगरिथम हो गया, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर E इज इक्वल टू प्राकृतिक लॉगरिथम, नेचुरल लॉग हो गया, प्राकृतिक लॉगरिथम। C आपका वेग हो गया, जिसको CRMS भी कह सकते हैं, C इज इक्वल टू वेग, और BC वेग में सूक्ष्म परिवर्तन, वेग में सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपके सारे कंपोनेंट हो गए। इसके अंदर जो भी घटक आया है उसके बारे में बता दिया। dn अपॉन n उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग C तथा C प्लस BC के मध्य होता है। m मोलर मास हो गया, T परमताप, E प्राकृतिक लॉगरिथम, C इज इक्वल टू वेग, और BC वेग में सूक्ष्म परिवर्तन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस समीकरण के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं मैक्सवेल के आणविक वेग या आणविक वेगों के वितरण वक्र। क्या देखेंगे, वितरण वक्र। तो मैं ये हटाता हूं यहां से, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं वितरण वक्र, वितरण वक्र। तो देखो ये जो वक्र बनाए गए वितरण वक्र, इधर तो हमने लिया C, जिसको हम कह रहे हैं अणुओं का वेग, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, अणुओं का वेग। ठीक है, एक्स एक्स पे, और ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, इधर की तरफ T प्रायिकता, क्या ले रहे हैं, प्रायिकता, ये लिख रहे हो ना T प्रायिकता, और यहां पर हमने ले लिया C अणुओं का वेग। अब देखो यहां पर जो वक्र बनाए मैक्सवेल ने, जो प्राप्त किए, वो किस तरह से थे उनको देखते हैं। ये फर्स्ट कर्व हो गया और इसका टेम्परेचर हो गया T1। दूसरा कर्व हमने बनाया, ये आपका सेकंड कर्व हो गया और इसका टेम्परेचर हो गया T2। इसी तरह से तीसरा कर्व हम बनाए, और इसका टेम्परेचर हो गया T3, और ये कर्व हो गया थर्ड। ठीक है, तीन कर्व बनाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का टेम्परेचर T1, सेकंड का T2 और तीसरे का T3। देखो यहाँ पर ये जो उच्चिष्ट है हल्का सा नीचे भी शिफ्ट हो रहा है, और ये राइट साइड में सरक रहा है, ये स्थापित हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पर, T1 T2 T3। तो मैं यहाँ बता देता हूँ इधर साइड में कि T3 ग्रेटर देन T2 T1, यानी T3 टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और T1 सबसे कम है। टेम्परेचर कम बता दिया, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम है, तो
T3 तीसरा जो वक्र है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर खींचा गया है या बनाया गया है, और T2 जो है ये आपका मिडिल टेम्परेचर हो गया दोनों के मध्य पर। अब देखो यहाँ पे इस कर्व पर जो टॉप पे वेग होता है, क्या होता है टॉप पे, यानी कि इस जिसके टॉप पे जो वेग होता है इसको हम कहते हैं प्रायिकता वेग। प्रायिकता वेग, और प्रायिकता वेग को हम एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है कोष्टक में एल्फा, ठीक है। उसके बाद जो इससे थोड़ा नीचे होता है इसको हम कहते हैं औसत वेग। मैं टेम्परेचर वाला नीचे कर देता हूं थोड़ा सा। प्रायिकता वेग एल्फा हो गया, ये वाला जो वेग है ये हो गया औसत वेग। औसत वेग, और इसको सी बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सी बार। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका कर्व आ रहा है नीचे, इस पर जो वेग होगा इस पर ये वाला, इसको हम कहेंगे वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको हम CRMS के द्वारा दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? CRMS, ठीक है। ये हमारे 3 वेग हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर को मैं इधर लिख देता हूँ T3 T2 T1, ठीक है। अब देखो ये जो वक्र आपने पढ़ाए हैं विकर्ण वक्र, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखो पहला तो सबसे अधिक और सबसे कम, यानी सबसे कम वेग और सबसे अधिक वेग रखने वाले अणुओं की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? अणुओं की जो संख्या है वो बहुत कम होती है, यहाँ टॉप से पता चलता है। दूसरा, अधिकतम जो अणु है गैस के वो वक्र के उच्चिष्ट पर जो वेग होता है, यानी वक्र जो होता है यहाँ पे वक्र के उच्चिष्ट पर जो वेग होता है उसको रखने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। जब प्रवृत्ति रखते हैं तो जिसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता वेग। यानी कि जो अधिकांश अणु है गैस के वो प्रायिकता वेग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष। तीसरा, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो यहाँ T1 था, फिर T2 फिर T3, ये बता रहा है अपने आप में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो वक्र है वो दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। ये देखो पहले यहाँ तक और अभी आगे की ओर, तो वक्र दाहिनी ओर विस्थापित हो रहा है, और दाहिनी ओर विस्थापित हो रहा है। तो देखो यहाँ से इसको मैं डॉट डॉट करके इधर लाया, तो यहाँ पर क्या है? अणुओं की संख्या इधर, इस पे प्रायिकता का मतलब अणुओं की संख्या जिनका वेग प्रोबेबिलिटी वेग होगा। तो यहाँ लेकर आए तो ये लाइन आई, उसके बाद इसको लाया मैं सेकंड वाले के डॉट को, तो ये आई, और ऐसे तीसरे वाले को लेके आया, ये आई। तो देखो यहाँ पे गौर से देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये T1 है, ये T2 टेम्परेचर का कर्व है, और ये T3 का है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वक्र तो दाहिनी ओर विस्थापित हो रहा है, साथ में हम देख रहे हैं कि प्रायिकता वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी घट रही है। भाई इधर प्रायिकता वेग ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वक्र दाहिनी ओर विस्थापित हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? प्रायिकता वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी घट रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो अणुओं की संख्या ज्यादा है, फिर कम हो गई और यहाँ पर हो गई। तो ये फर्स्ट वक्र के लिए, ये सेकंड के लिए, और ये थर्ड के लिए। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर में वृद्धि करने से प्रायिकता वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी घटती है। क्या होती है?
घटती है। ठीक है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक, तो इस तरह से और हम अगला निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ये जो वक्र हैं वो एसिमेट्रिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? असममित होते हैं। कैसे होते हैं? असममित होते हैं। हम कह सकते हैं वक्र जो है वो सुस्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? सुस्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं। उच्चिष्ट रखते हैं। तो मैंने आपको इसके 3-4 निष्कर्ष बता दिए। पहला, सबसे कम और सबसे अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा, हमने कहा ताप बढ़ाने पर वक्र दाहिनी ओर विस्थापित होता है, जिसके साथ ही प्रायिकता वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो नीचे की ओर आएंगे तो घटेगा, प्रायिकता ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी अणुओं का वेग जो है, संख्या जो है अणुओं की ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ रही है। तीसरा था वक्र एसिमेट्रिक होते हैं। और चौथा, सुस्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं और इनका जो ये उच्चिष्ट होता है ये तीक्ष्ण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तीक्ष्ण। ठीक है, तो ये थे हमारे मैक्सवेल का वितरण, आणविक वेगों का वितरण नियम और वितरण वक्र किस प्रकार बनाए जाते हैं।